स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एचडीपी एक्सटेंशन के अंदर अपने पढ़ रहे थे कृत्रिम गर्भाधान व इसके महत्व। अभी अपने पढ़ लिया कृत्रिम गर्भाधान। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ बच्चों, कि जैसे मान लो इसमें 24 चैप्टर है, 24 चैप्टर है तो आप ये मान के चलो 15 से 17 चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ आपके कॉमन सेंस, आपकी व्यवहारिक बातें हैं जो रटनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप बस एक रनिंग में याद करने वाली है, जो आपने देखी है, सुनी है और आप फील्ड में भी कर रहे हैं ये सब बातें हैं। तो इसलिए जैसे अब एआई है, अब आप कोई थोड़ा बहुत अगर किसी को नॉलेज अगर नहीं भी है तो भी ये आपको पता है भी एआई है क्या, कैसे की जाती है। ये मैंने बताया था आपको, कृत्रिम गर्भाधान है। ये सीमेन एकत्रित किया और जो ताव हीट में आई हुई मादा है उसके सही टाइम पर जो जनन नलिका वहाँ पे इसको स्थानांतरित कर दिया जाए। फिर अपनी बात की कि सीमेन एकत्रित कैसे करते हैं वो मैंने सारी बात बताई थी। फिर उनका परीक्षण किया जाता है, कब तक कितने दिन तक ये सुरक्षित रह सकता है, यानी इसकी जो क्वालिटी है वो कितने दिन तक बनी रह सकती है। फिर अधिक समय तक बनाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। इस तरह से करते करते अपने बात पड़ी सी नस्लों का महत्व। भी अच्छी नस्ल का ही है, कोई ऐसे तो है नहीं भी अच्छी नस्ल का सांड है उनकी संख्या को बढ़ाना तो संभव नहीं है, लेकिन एआई द्वारा उस नस्ल के जो है वो बच्चे बछड़ी या जो संतति पैदा की जा सकती है। ये बात आपने अपने की थी। उसके बाद में इसके बहुत सारे यानी कि लाभ पढ़े थे। तो लाभ में आपको क्या करना है, कोई 10 पॉइंट आपने उनको टिक मार करके 2 बार पढ़ना है। ऐसे तो यानी 26 पढ़ते रहोगे तो दिमाग में नहीं, लेकिन जब ये पढ़ोगे ना लाभ तो कुछ एक तो आपको पता होंगे। तो जो नहीं सुने उनको क्या करो, आप अंडरलाइन करो और उनको जब आप रनिंग में 2-3 बार पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग में एक्स्ट्रा रह जाएंगे, क्योंकि जो बातें अपनी ज्यादा सुनी सुनाई होती है वो तो अपने पे हावी रहती है और जो बात पहली बार पढ़ते हैं वो छिप जाती है। तो इसके लिए कोई 10 से पॉइंट ऐसे मेन याद रखना भी जो लाभ है कृत्रिम एआई के वो इम्पोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण लगे। तो इस तरह से अब अपने बात करते हैं, ये पढ़ लिया था लाभ। अब पढ़ते हैं कृत्रिम गर्भाधान की सीमाएं। एआई की सीमा क्या है, ये बात समझने वाली है और इम्पोर्टेंट भी है। कृत्रिम गर्भाधान के अनेक लाभ होने के बावजूद इसकी निम्न सीमाएं भी है। कृत्रिम गर्भाधान के अनेक लाभ होने के बावजूद इसकी निम्न सीमाएं हैं। लाभ है लेकिन फिर भी एक कहीं न कहीं बाउंडेशन है, सीमा है। इसके लिए प्रशिक्षित व्यक्ति अथवा पशु चिकित्सा की आवश्यकता होती है। देखो, जिन्होंने एआई नहीं की उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, और प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है जिनका, उनके लिए सामान्य बात है, क्योंकि ये तो कोई खेल तो है नहीं। क्योंकि एक रिस्क है, मान लो मादा ईट में आई हुई है किसी पशुपालक की, और आप जो बगैर प्रशिक्षण प्राप्त किए जाता है उसको पता ही नहीं, टाइम भी होता है, अभी इस टाइम बाद आप अगर एआई करोगे तो जो गर्भ धारण करने की संभावना ज्यादा होती है, और सही जगह पर वो जो अपने सीमन रखना वो भी जरूरी है। तो इसके लिए सबसे जरूरी बात है अभी प्रशिक्षण लिया हुआ व्यक्ति होना चाहिए या डॉक्टर होना चाहिए। अतः एआई टेक्नीशियन को मादा पशु प्रजनन अंगों की सही जानकारी होना आवश्यक है। आपको मादा जो जिसके आप एआई कर रहे हो उसके जो ब्रीडिंग जो पार्ट्स या अंग है उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इस विधि में विशेष यंत्रों की आवश्यकता होती है, इनमें विशेष यंत्रों की आवश्यकता होती है। ये तो है नहीं सीमन है और आपने हाथ में लिया और नहीं, उसके लिए ये गन है, स्ट्रा है, सारी चीज होती है। इस विधि में असावधानी बरतने, सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखने से गर्भ धारण की दर में कमी आ जाती है। अगर आप सफाई वगैरह का ध्यान नहीं रखोगे तो इसमें जो गर्भ धारण गर्भित होने की है वो संभावना कम आ जाती है। इस विधि में यदि पूर्ण सावधानी नहीं बरती जाए तो दूरवर्ती क्षेत्रों तथा विदेशों से वीर्य के साथ कई संक्रामक बीमारियां भी आने का भय रहता है, ठीक है। अगर सावधानी नहीं रखी जाए तो जो अपने विदेशों से जो सीमन मंगवाते हैं उसमें संक्रामक रोग होने की संभावना रहती है। तो ये कुछ बाउंडेशन, कुछ सीमाएं हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। पशुपालक सांड या भैंसे के चुनाव पर ध्यान नहीं देते, वे आवारा सांड और बछड़ों से अपनी गायों को गैबिन करा देते हैं। अब एक बात सुनो, आप कभी आप इस चीज का प्रैक्टिकल करो, आप अपने जिस क्षेत्र में रह रहे हो उस क्षेत्र में ये चीज सोच के देखो। अगर आपने एलएसए का डिप्लोमा करना है तो आप रुचि बनाओ। अगर रुचि बनाते हो फिर तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएंगे। अगर रुचि नहीं बनाते तो आपका ये डिप्लोमा करना एक सिर्फ एक डिग्री लेने मात्र है, नॉलेज नहीं ले सकते। अब आज का एआई वाला टॉपिक है, सभी बच्चों को पता है भी एआई क्या है, करने भी आते हैं। जिनको नहीं पता उनके घर पे भी कोई ना कोई आता है, पशुओं के तो पता है। लेकिन जब अब आप इस फील्ड के अंदर आ गए हो तो आप पूरा जो अपने क्षेत्र के अंदर अब आप बताओ भी क्या
कई ऐसे पशुपालक जिनको नॉलेज नहीं है, वो जो नॉन डिस्क्रिप्ट श्रेणी के जो सांड है, वारा सांड है, उनसे क्या मैटिंग करवा लेते हैं। तो उससे क्या एक नुकसान हुआ, सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, ठीक है मैटिंग हो गई, प्रजनन हो गया, गर्भित भी होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आगे नेक्स्ट संतति है उस चीज पर प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि देखो कितने टेस्ट होते हैं, पेडिग्री टेस्ट है, वंशावली परीक्षण है, और उनकी पूरी नस्लों का पूरा ब्यौरा दिया होता है, लेकिन अपने को पता ही नहीं है। तो आवारा सांड से करवाते हैं तो उस पशुपालक को लाभ की बजाय हानि होता है। सांड की वंशावली व सांड की नस्ल की तरफ ध्यान नहीं देते, इससे आगे आने वाली पीढ़ियों की गुणवत्ता लगातार कम होती है। अगर आवारा सांड या जिसका पता ही नहीं अपने नस्ल वगैरह के साथ मैटिंग करवा देते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ियां गुणवत्ता लगातार कम होती है, लेकिन पशुपालक इसकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते, रियल में नहीं देते। इसलिए भविष्य में अधिक दूध देने वाली गाय, भैंस व अच्छे सांड प्राप्त करने के लिए पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान विधि को अपनाना ही होगा। कृत्रिम गर्भाधान विधि को अपनाना चाहिए, क्योंकि इन सालों के अंदर मैंने जो देखा है, मैं मानता हूँ कि अब तो 90% के करीब एआई वाला सिस्टम हो गया। लेकिन पहले क्या था, पहले जो पशुपालक है जो इस नॉलेज में नहीं थे, वो ये नहीं कहते ना भाई हम तो ये नहीं करवाएंगे, नेचुरल सर्विस करवाते थे वो। उनको इस चीज का क्या नेचुरल सर्विस करवा रहे हैं, उनको रजिस्टर्ड है वो सांड नहीं है। गाँव में बहुत आवारा सांड है, या तो करो तो रजिस्टर्ड सांड से करो, जो पशुपालन विभाग है वो दे रहा है, किसी गांव को वितरण कर रहा है भी आपके लिए नेचुरल, जो आपके पशुपालकों के लिए नेचुरल सर्विस के लिए नहीं। तो इसलिए हमें उसी पर ज्यादा जोर देना चाहिए, किस पे, एआई पे, क्योंकि एआई आपको पता है अच्छी उन्नत नस्ल के सांड का सीमन एकत्रित किया होता है, सभी परीक्षण किए होते हैं, तो ये सभी गुण उसमें होते हैं। कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा, पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय, अब आपको पता है पशु चिकित्सालय प्रभारी कौन होता है, वीओ, पशु औषधालय वीए, उपकेंद्र आप यानी कि एलएसए पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। देसी नस्लों के सांडों का वीर्य व मुर्रा नस्ल के भैंसा सांड का वीर्य केंद्र पर उपलब्ध है, जहां गर्भाधान की सुविधा पशुपालक की मांग पर उपलब्ध कराई जाती है। संकर गाय यानी क्रॉस ब्रीड हाइब्रिड जो आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक, अब अपने पूरे जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा, एक्सटेंशन के अंदर पढ़ा कि क्रॉस ब्रीड, अब आप समझ गए होंगे। अगर कोई पूछे भी क्रॉस ब्रीड क्यों लाभदायक है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए भी मान लो जो देसी नस्ल की गाय है वो उस क्षेत्र के वातावरण के अनुकूल है, इम्यूनिटी पावर अच्छी है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, दूध लेकिन दूध कम देती है। और पशुपालकों को क्या चाहिए, दूध बड़ा पशु चाहिए। वहीं पर अगर अपने बात करते हैं इसके अपोजिट विदेशी नस्ल की, विदेशी नस्ल में क्या है, इम्यूनिटी कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम, रोग भी ज्यादा आते हैं, लेकिन तापमान भी वो कम सहन करते हैं, लेकिन दूध ज्यादा। तो जब उनके मध्य पर क्रॉस करवाते हैं और जो हाइब्रिड नस्ल है वो ऐसी नस्ल बन जाती है कि जैसे मान लो दूध भी ठीक है, इम्यूनिटी पावर भी अच्छी है, बाकी सारे गुण उसमें ठीक। तो संकर गाय आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होती है, क्योंकि मोटे तौर पर संकर गाय 2.5 वर्ष की उम्र तक ब्याज जाती है। अब आप सपोज करो 2.5 वर्ष, लेकिन जो पशुपालक नहीं ध्यान देते उनके पशु 4-5 साल तक जाते नहीं, बार बार ताव में आना, बार बार गर्भधारण कराना, फिर ताव में आना, ये प्रक्रिया आजकल चलती रहती है। अपनी माँ से दूध देती है, दूध उत्पादन काल अधिक 305 दिन होता है। आपको पता है दूध उत्पादन काल लगभग मान लो 300 दिन, यानी कि 2 सप्ताह से 300 दिन दूध काल, उसके बाद ड्राई डे स्टार्ट हो जाते हैं। 2 ब्यातों का अंतर 12 से 14 महीने होता है। 2 ब्यात का अंतर कितना होता है, 12 से 14 महीने। इसलिए नकारा गायों का गर्भाधान विदेशी नस्ल तो उन्नत नस्ल के सांड के वीर्य से करना उचित रहता है। अपने बात करते हैं नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब है जो शुद्ध नस्ल नहीं है, उनका अगर अपने एआई द्वारा करें तो धीरे धीरे नस्ल सुधार संभव है। जिस तरह खेती के लिए प्रमाणित बीज काम में लेते हैं, अपने को पता है खेती, आजकल खेती क्या, पहले क्या होता था, खेती स्पेड थी, बीज जो अपने खेत में बीज बो रहे हैं वही बीज अपने रख लेते थे, और जब नेक्स्ट बार आते थे उसको बीज देते थे। तो कृषक थे इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, कितना हुआ है कितना हो रहा है, कोई क्यों, कर्जायत भी कम थे और पढ़े लिखे भी शायद कम थे, इतनी टेक्निक नहीं थी, वैज्ञानिक विद्या नहीं थी। आजकल क्या ऐसा है, नहीं है। अभी आप बीज के देख लो, नॉर्मल प्रमाणित बीज नए बीज के देखो, अगर मतलब ही नहीं है अगर खेती हो जाएगी। उसी तरह से ये पशुपालन है। ठीक उसी तरह गायों के लिए प्रमाणित हिमकृत वीर्य जो पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सालयों, पशु औषधालयों, उपकेंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, उपयोग में लेना चाहिए। तो ये आपका टॉपिक था कृत्रिम गर्भाधान और उसका महत्व कंप्लीट होता है। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्ट बना के पढ़ना है, समझना है,
और ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। और जो आप जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र में भी ये बात आपको जहाँ भी नज़र आए उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लो, ताकि आपका जो नॉलेज है वो बढ़े। तो आज के लिए इतना ही, अपना चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे।